नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली के जो हैं वो मिस ना हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आपको पता है कि हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। आपको आता है तो अच्छी बात है, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। पहला क्वेश्चन है, which state government recently announced that state minister salary and allowances will be subject to income tax while serving as minister। यानी जो सैलरी और अलाउंसेस होंगे वो अब इनकम टैक्स उसमें आपको पे करना होगा उस सैलरी के अकॉर्डिंग। ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इसका डिसीजन लिया है? और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे 4 और स्टेट्स हैं जहां पे अभी जो सैलरी और अलाउंसेस के ऊपर इनकम टैक्स लगता है वो उन स्टेट के मिनिस्टर्स को नहीं पे करना पड़ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के फंड होता है उससे पे करती है। तो अभी एक पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट जो इसी चीज़ को फॉलो कर रही थी, अब उन्होंने कहा कि नहीं, मिनिस्टर्स अपने खुद की सैलरी से ही पे करेंगे इनकम टैक्स को। तो ये कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है ये आपको बताना है। इसी न्यूज़ में इसका आंसर हम कवर करेंगे। चलिए पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। The first news is related to NATO, North Atlantic Treaty Organization। NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो सुपर पावर्स के बीच टसल स्टार्ट हो गया था जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, और दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि दोनों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ज्वाइन करें, अलायंसेस बनाने पे लगी हुई थी। और इसमें अमेरिका ने पहले इनिशिएटिव लेते हुए नेटो बनाया, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ज्यादातर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने इसको ज्वाइन किया। नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें जुड़े हुए जितने देश हैं, अगर उनमें से किसी एक देश पे भी अटैक होता है तो ऐसा माना जाता है कि बाकी सभी देशों के ऊपर अटैक हुआ है और बाकी सभी देश मिलके रिटेलिएट करते हैं। आज के टाइम में जो आप यूक्रेन और रसिया का जो वॉर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेटो इसके पीछे एक रीजन है कि यूक्रेन कह रहा था कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। रसिया को ऐसा लग रहा था कि हमारे देश के पास का जो बॉर्डर कंट्री है अगर वो कल ज्वाइन कर लेता है तो नेटो के लिए स्पाई करने के लिए एक बॉर्डर नेबरिंग कंट्री मिल जाएगा, और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर सकती हैं। तो इस डर से भी रसिया ने जो एक वॉर छेड़ा है यूक्रेन के साथ, वो नेटो इसके पीछे एक रीजन है। अब नेटो से रिलेटेड न्यूज क्या आया है कि पीएम जो है मार्क रूटे, डच के पीएम है, एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल, वो नए सेक्रेटरी जनरल बन रहे हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड नीदरलैंड प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल, जो नेटो के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे। नॉर्मली देखा जाए तो मोस्टली जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक इतना स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल कितने मेंबर्स हैं नेटो के अंदर? 32 मेंबर्स हैं। एंड दे हैव अप्रूव्ड मार्क रूट कैंडिडेचर एट ए मीटिंग हेल्ड ऑन 26 जून। 26 जून को एक मीटिंग हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया। कहाँ पे लिया गया ये डिसीजन? तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है दैट इज ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स शहर है वहां पे नेटो का हेडक्वार्टर है और वहां पे ये डिसीजन लिया गया है। मार्क रूट विल रिप्लेस करंट सेक्रेटरी जनरल, जो पिछले 10 सालों से सेक्रेटरी जनरल थे, मार्क स्टोलेनबर्ग। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के। तो इनको ये रिप्लेस कर देंगे। फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जेन स्टोलेनबर्ग वाज अपॉइंटेड एज नेटो सेक्रेटरी जनरल। कब अपॉइंटमेंट हुआ था? 1 अक्टूबर 2014। और इसी तरह 1 अक्टूबर 2024 में जो 10 साल का टेन्योर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर उनकी जगह पे मार्क रूट जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, राइट। द पोस्ट ऑफ नेटो सेक्रेटरी जनरल वाज क्रिएटेड इन 1952। 1952 में सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट क्रिएट हुआ था। नेटो का फॉर्मेशन 1949 में हो चुका था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग लायनल इसमें जो हैं ये इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, और ये कहाँ से थे? यूनाइटेड किंगडम से। सेक्रेटरी जनरल इज नॉर्मली अ सीनियर यूरोपियन पॉलिटिशियन। ज़्यादातर कोई यूरोपियन पॉलिटिशियन जो सीनियर मतलब जिसका एक्सपीरियंस रह चुका है वही नेटो का सेक्रेटरी जनरल बनता है। बाकी कंट्रीज मिलके उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। एक तरह से इलेक्शन नहीं, अपॉइंटमेंट जैसा समझिए। इलेक्शन भी होता है प्रोसीजर। इसमें भी 2 और कैंडिडेट थे लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और क्योंकि ये अकेले रह गए तो ये जीत गए थे, ठीक है।
इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच जब ये टसल चल रहा था, तो नेटो के रिप्लाई में यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेटो की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जैसे कि मैंने बताया, सोवियत यूनियन, ये तो सोवियत यूनियन हो गया, इनके अगेंस्ट में यूनाइटेड स्टेट ने एस्टैब्लिश किया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव है वाज टू प्रिवेंट द सोवियत यूनियन एंड इट्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फ्रॉम प्रोलिफरेशन थ्रू आउट यूरोप। कि आपको पता होना चाहिए कि यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चल रहा था, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चल रहा था, और दुनिया जो है दो पोल्स में बट गई थी, और ज्यादातर कंट्रीज जो हैं इन दोनों कंट्रीज के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में लगे हुए थे। ठीक है, पर इसमें इंडिया नहीं शामिल था। जो न्यू कॉलोनाइज कंट्री, डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, सो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वाज साइंड ऑन अप्रैल 4, 1949 इन वाशिंगटन डीसी, एंड उस समय करेंटली जो नाटो के फाउंडर मेंबर्स जाने जाते हैं, ऐसे 12 नेशंस हैं। कौन कौन से हैं ये 12 नेशंस, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं। तो 12 मेंबर्स है फाउंडिंग मेंबर्स में, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल एंड द यूनाइटेड किंगडम। इन लोगों ने मिलकर नाटो का फॉर्मेशन किया, और आज के टाइम में टोटल 32 कंट्रीज हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, बट आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। लास्ट में एक और एडेड पार्ट है कि जो सबसे लास्ट कंट्री है जिसने नाटो को ज्वाइन किया वो है स्वीडन। ये 32nd मेंबर कंट्री है नाटो का, इसने ज्वाइन किया है 7 मार्च 2024 लेटेस्ट। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर जो है पहले लंदन के अंदर था, अब जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। 1967 में ये डिसीजन लिया गया। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, स्टेट विल नो लॉन्गर पे इनकम टैक्स फॉर मिनिस्टर्स एज मध्य प्रदेश कैबिनेट स्ट्राइक्स डाउन 1972 रूल। कि अब जो है स्टेट अपनी स्टेट की बजट फंडिंग जो होती है उसमें से कोई पैसा नहीं देगा जो इनकम टैक्स पे किया जाता था मिनिस्टर्स की सैलरी के लिए। ठीक है, तो होता ये था पहले मध्य प्रदेश के अंदर कि मिनिस्टर्स को जो सैलरी मिलती है उसके बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे हमें इनकम टैक्स देना होता है, पर मिनिस्टर्स इससे एग्जेम्प्टेड थे, बचे हुए थे, और मिनिस्टर्स को सैलरी नहीं देना होता था। 1972 में ये रूल बना हुआ था। स्टेट जो अपना स्टेट का फंड है उसमें से वो पैसा दिया करती थी इनकम टैक्स का, लेकिन अब इसको एक अच्छा डिसीजन लेते हुए हटा दिया गया ताकि मिनिस्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल बने, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, और बाकी जो पैसा होगा वो डेवलपमेंट के लिए काम में आएगा। इस तरीके के इनिशिएटिव के साथ इसकी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट इन मीटिंग हेल्ड इन भोपाल ऑन 25 जून 2024 एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय चीफ मिनिस्टर। कौन है इस समय मध्य प्रदेश के? मोहन यादव, राइट। इन्होंने डिसाइड किया है कि दे हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस रिसीव एज मिनिस्टर फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट्स, कि अपने ही पॉकेट से उनको अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो उनको सैलरी मिलती है, राइट। सो प्रपोज जो है, ये जो प्रपोजल आया था ये टेबल किया गया था स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग के दौरान, और इसको यूनिनिमसली मतलब सबने इसके साथ अग्री किया कि हाँ ठीक है, ये सही है, हम इनकम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं। 1972 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर वुड बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि ये स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, 1972 में ये डिसाइड किया गया था, अभी तक यही चल रहा था। द स्टेट गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अब 52 सालों के बाद ये डिसाइड किया गया है कि इसको हम चेंज कर देंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो 4 और स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी इनकम टैक्स जो है वो स्टेट फंड करता है मिनिस्टर्स का जो इनकम टैक्स है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, वेयर दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू इवन टुडे, राइट। चलो ये अच्छी बात है, चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि एक नेता जो होता है वो समाज की सेवा के लिए बनता है और इसलिए सर्विसेज दे रहे हैं, ऊपर से सैलरी ठीक ठाक मिलती है, नेता लोगों को पेंशन भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो
इनकम टैक्स तो भरना ही चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड, इसके अलावा इसमें और एक एडिशनल न्यूज़ है कि इन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो और एक्सटेंड कर दिया है। किसके लिए? जो सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं स्टेट के, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट के जो बच्चे हैं, अभी मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो सैनिक स्कूल था उसमें पढ़ते थे तो उनको स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश के बाहर भी किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वैसे तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ओनली वन सैनिक स्कूल इज देयर, रेवा के अंदर ये सैनिक स्कूल है, और उस सैनिक स्कूल से बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज निकले हुए हैं, जैसे कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और इसके अलावा नेक्स्ट आर्मी चीफ जो बनने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये इसके एलुमनाई रह चुके हैं रेवा सैनिक स्कूल के, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ हैंड्स ओवर मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट सैफ रॉकेट टू इंडियन नेवी। नाउ व्हाट इज दिस मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट सैफ रॉकेट? तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो ये इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें हमारी डिफेंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए इंडिजीनियसली बिल्ट बहुत सारी चीजें जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और डीआरडीओ इसमें सबसे आगे है। On June 26, 2024, Indian Navy received the medium range microwave obscurant SAF rocket, जिसको MRMOCR कहा जाता है, ठीक है, which was developed by the Defense Research Development Organization DRDO। जोधपुर में जो लेबोरेटरी है DRDO की, वहां पे इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये एक ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी दिल्ली के अंदर, वहां पे इसका अनाउंसमेंट हुआ। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। डायरेक्टर जनरल जो है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठ, इन्होंने ये MRMOCR रिसीव किया है। किसने दिया ये? फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO डॉक्टर समीर वी कमार। इन्होंने ब्रिजेश वशिष्ठ को ये चीज दिया कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आप लीजिए, इसको यूज करिए। और ये टेक्नोलॉजी का क्या यूज रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी इंडियन नेवी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। कैसे करेगा? इट इज अ नीश टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइबर्स, यानी इसमें से कुछ पर्टिकुलर टाइप के फाइबर होते हैं, यूनिक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेशन प्रॉपर्टीज। तो ये फाइबर जो होंगे रिलीज होंगे, ठीक है। और नॉर्मली देखिए जो इक्विपमेंट होती है डिफेंस की, तो कई बार क्या होता है, जो दूसरे दुश्मन देश की जो रडार होते हैं उसमें ये इक्विपमेंट बेस स्टेशन आ जाते हैं उनके रडार में, तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इनसिक्योर हो जाती है वो चीजें, ठीक है। तो ये क्या करता है? दिस हेल्प मास्क रडार सिग्नल्स एंड क्रिएट्स अ माइक्रोवेव शील्ड अराउंड प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट्स। तो जहां पे हमारा ये प्लेटफॉर्म बेस रहेगा, जो एसेट्स होंगे उसके ऊपर एक शील्ड बना देगा, और वो शील्ड क्या करेगा? रडार के उसमें आने से बचेगा, ट्रैक में, ठीक है। सो दिस विल रिड्यूस द चांस ऑफ डिटेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट्स बाय द एनिमी फोर्सेस, कि एनिमी फोर्सेस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने रडार के थ्रू, और इस तरीके से सेफ रहेगा। तो एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है इस फील्ड में। अगर हम देखें तो DRDO डेवलप्ड MRMCOR फायर्स मीडियम रेंज रॉकेट विच फॉर्म्स माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट क्लाउड्स, एक क्लाउड की तरह ये फॉर्म कर लेगा, ब्लैंकेट की तरह, ठीक है। एंड द क्लाउड विच परसिस्ट फॉर एन एडिक्वेट टाइम क्रिएट्स अ शील्ड अगेंस्ट द एनिमीज रेडियो फ्रीक्वेंसी या सीकर इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है। एंड दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प शील्ड द इंडियन नेवी वेपन सिस्टम, की जो हमारा वेपन सिस्टम है उसको बचा के रखेगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमले का खतरा होता है, तो ऐसे मोमेंट में हमें अपने इक्विपमेंट्स को बचा के रखना, अपनी शिप को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। इसका ट्रायल वगैरह किया गया है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके सक्सेसफुल ट्रायल पे सबको शुभकामनाएं भी दी और कहा कि एक सक्सेसफुल ये डेवलपमेंट है, ये हमारा जो एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस के फील्ड में, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। DRDO की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेटअप हुआ था 1958 में एज अ प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये। एंड इसको इसीलिए सेटअप किया गया था कि जो हमारी कटिंग एज वेपन टेक्नोलॉजी है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को टाइम टू टाइम मिलते रहे, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जोधपुर लेबोरेटरी ऑफ DRDO वाज इस्टेब्लिश, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 के अंदर, और इनिशियली इस्टेब्लिश टू कंडक्ट रिसर्च एंड ट्रायल ऑफ वेपन्स, और बाद में जाके इसको धीरे धीरे एक लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया गया, और जहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है, ठीक है। DRDO के हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो ये है नई दिल्ली के अंदर।
चलिए नेक्स्ट न्यूज है टाटा सन्स ₹650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स। तो अयोध्या के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यूपी कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल हुआ है कि लगभग 650 करोड़ का ये बजट रहेगा। टाटा कंपनी के द्वारा ये बजट पास किया गया, कहा गया है कि इतना हम इसमें लगाएंगे। किस लिए? म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनेगा कि जो विजिट करने वाली प्लेसेस हैं, इसके अलावा जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री रहा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो उस म्यूजियम में सब कुछ दिखाया जाएगा, टेम्पल्स आर्किटेक्चर को। ठीक है, सो इट वॉज अप्रूव बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट एंड द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹650 करोड़। कहा गया कि लगभग 650 करोड़ रहेगा। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? इट हैज ऑल्सो अप्रूव द स्टार्ट ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस। एक और इसी में एडिशनल जो चीज़ है उसमें ये कहा गया है कि हम हेलीकॉप्टर सर्विस, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर भी स्टार्ट किया गया, ऐसे ही हम हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो भी स्टार्ट करेंगे लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु एंड अप्रूव द एलोकेशन ऑफ ₹100 करोड़। उसके लिए लगभग 100 करोड़ का एलोकेशन हो चुका है। ठीक है, ये भी उसमें शामिल रहेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि इससे हमारा जो टूरिज्म है, यूपी गवर्नमेंट का जो टूरिज्म है उस सेक्टर को इन्हेंसमेंट मिलेगा। राइट, so project which has been under consideration since last year aims to highlight the history and architecture of India's renowned temples। तो जितने भी हमारे renowned temples हैं उनके हिस्ट्री आर्किटेक्चर दिखाया जाएगा। और साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे आप देखते हैं अक्षरधाम मंदिर के अंदर लाइट शो होता है, वैसे ही लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड लैंड फॉर म्यूजियम ऑन ए 90-year लीज, कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो जमीन जो है वो प्रोवाइड करेगी। 90 साल का ये लीज है, ₹1 के हिसाब से। ठीक है, एंड दिस इनिशिएटिव वाज डिस्कस्ड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कपिल देव टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो गोल्फ के मामले में जो प्रोफेशनल लेवल पे गोल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उसके चेयरमैन बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? कपिल देव। अब कपिल देव के बारे में आप समझाते हैं कि 1983 में हमने जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें कैप्टन थे कपिल देव। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया हैज इलेक्टेड रिनाउंड क्रिकेट एंड पैशनेट अमेच्योर गोल्फर कपिल देव एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये भी गोल्फ भी खेलना ये काफ़ी पसंद करते हैं। फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ एच श्रीनिवासन, जो कि ऑलरेडी इस कॉम्पिटिशन में थे कि वो भी इस पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट थे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर कपिल देव को इलेक्ट कर लिया गया। राइट, सो फॉर द पास्ट 3 years कपिल देव हु कैप्टेन द 1983 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम हैज सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये ऑलरेडी पीजीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 3 साल से सर्व कर रहे थे और फिर फाइनली ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, जो इनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है इनके क्रिकेट हिस्ट्री में। As a member of the Professional Golf Tour of India, Kapil Dev has been instrumental in the growth of professional golf in the nation। और PGA जो है ये प्रोफेशनली गोल्फ ऑर्गेनाइज करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ मेंस प्रोफेशनल गोल्फ इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन दिल्ली इन सितंबर। तो दिल्ली में सितंबर 5-6 सितंबर के आसपास कहा गया है कि 5 और 6 सितंबर को दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फेस्टिवल जो होगा वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहा जा रहा है। इंडिया फ्रांस मिलके इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, तब से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इंडिया का प्लान है लगभग 500 मेगावाट तक का सोलर एनर्जी कैपेबल बनना 2030 तक। ठीक है, ये एक उसमें टारगेट है। सो दे हैव ऑर्गेनाइज इट फॉर द, क्योंकि पहली बार हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑन सितंबर 5 and 6 इन दिल्ली। एम क्या रहेगा? फेस्टिवल इज टू हाईलाइट द रोल ऑफ सोलर एनर्जी इन अपलिफ्टिंग कम्युनिटीज एंड प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस। कि आप इस समय समझ सकते हैं कि जितने हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड फॉर्म में है, और इसलिए हम अल्टरनेट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उस पर अब डिपेंड हो रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए सोलर पैनल्स जो हैं और इसके द्वारा यूटिलाइज की गई एनर्जी आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। राइट, तो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन इज ए ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग सोलर पावर एडॉप्शन। कि ये सोलर पावर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ एडॉप्शन की बात करते हैं, इसको प्रमोट करने की बात करते हैं। आज के टाइम में लगभग 119 देश जो हैं इस ISA के मेंबर्स हैं। ठीक है,
और फोकस यही रहेगा टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट इन कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। नॉर्मली आईएसए का यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज़्यादातर उन देशों में हम सोलर पैनल्स लगाएं, प्रोजेक्ट लगाएं जहां पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। और ज़्यादातर अगर देखें तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में भी और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं वहाँ पे इसका इनिशिएटिव ज़्यादा लिया जाता है। तो इसका एक मिशन है टू अनलॉक $1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर बाय 2030 की इतना ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट हो जाए। लगभग $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का एक एम लेके चल रहे हैं, ये मिशन है। एंड ISA was conceived as a joint effort by India and France to mobilize efforts against climate change through deployment of solar energy solutions। और ये जो फेस्टिवल होगा इसमें अलग अलग जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो सब आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, राइट। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो COP21 हुआ था वहाँ पे जाके ये ISA का फॉर्मेशन हुआ था। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है अजय माथुर, राइट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जो मैं ये मानता हूं कि आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए इन टॉपिक्स को और रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है जो न्यूज़ में रह रहा है आजकल बहुत। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 2-3 सालों से न्यूज़ में है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, हो सकता है इस बार इस बिल के ऊपर डिस्कशन और ज़्यादा सीरियस हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस केस क्या है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को लेके आप क्या समझते हैं, और व्हाट इज द फ्लो टेस्ट इन पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स के अंदर फ्लो टेस्ट का मतलब क्या होता है जब आती है गवर्नमेंट को अपना फ्लो टेस्ट देना होता है। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब एक छोटा सा रिवीजन हो जाए ताकि आपको ये चीज़ें एकदम फिक्स तरीके से याद भी हो जाए। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, मैं चाहूंगा कि जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आंसर करते जाएं, ठीक है। Who has been appointed as the new Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization? और इसके साथ साथ आप ये बता दीजिए कि किस देश से ये बिलोंग करते हैं। मार्क र्यूट राइट आंसर है। बिलोंग्स टू विच कंट्री? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस देश से बिलोंग करते हैं। Who was the first Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization? पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, किस देश से थे? यूनाइटेड किंगडम से। नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स लायनल इसमें, लायनल मेसी से याद किया जा सकता है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? स्टार्टिंग में यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर था, फिर उसको चेंज कर दिया गया। कौन से ईयर में चेंज किया है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। अभी तो राइट आंसर हो जाएगा कि अब इसको चेंज करके ब्रुसेल्स बेल्जियम में कर दिया गया। Which is the 32nd country to join the North Atlantic Treaty Organization? लेटेस्ट 2024 में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया? राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। Which state government recently announced that state ministers' salary and allowances will be subject to income tax while serving as minister? तो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब मिनिस्टर्स को अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरना होगा? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। Who is the चीफ मिनिस्टर? मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। DRDO ने डेवलप किया है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शैफ्ट रॉकेट फॉर विच विंग ऑफ द इंडियन आर्मी? किसके लिए किया गया है ये? तो ये किया गया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। विच कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड म्यूजियम टेम्पल्स इन अयोध्या उत्तर प्रदेश? कौन सी कंपनी बिल्ड करेगी? टाटा सन्स। Who has been recently elected the president of the professional golf tour जिसको PGTI कहा जाता है? कपिल देव। Which cricketer is also popular as हरियाणा हरिकेन? अगेन हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर को कहा जाता है? कपिल देव पॉपुलर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज करेंट अफेयर्स। इसके साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो डे वाइज आपके करंट अफेयर आते हैं मिस ना हो और डेली अपडेट रहें, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए करंट अफेयर्स लाया जाए, कोई जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मिस ना हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।